गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेरिब्रम ई लर्निंग में आपका स्वागत है। वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर 10 है और इसका वेटेज 4 मार्क्स है। हालांकि वेटेज के एंगल से देखें तो इसका वेटेज ओनली 4 मार्क्स है, लेकिन यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद का जो चैप्टर है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, उसका वेटेज 10 मार्क्स है। आप ये मान के चलें कि जो 4 मार्क्स इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा वो आपको एक तरह से फ्री में मिलने वाला है, क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा का कंप्लीटली यूज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में है। इसका हर एक कंसेप्ट, हर एक फॉर्मूला आपको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में यूज में आएगा। इसलिए आप बोल सकते हैं कि ये जो 4 मार्क्स से आपको यूं ही आपको फ्री में मिल रहा है। तो हम लोग वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को बिल्कुल ABC से स्टार्ट कर रहा हूँ। दुनिया में 2 प्रकार की चीज़ें हैं, दुनिया में 2 प्रकार की क्वांटिटी है, एक मेजरेबल क्वांटिटी, दूसरा नॉन मेजरेबल क्वांटिटी। जब हम मेजरेबल क्वांटिटी की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या क्या आता है। मेजरेबल का मतलब होता है जिसको कि हम माप सकते हैं, जिसको कि तौला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर। जब हम किसी भी ह्यूमन बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर की बात करते हैं, उसका नॉर्मल टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो टेम्परेचर को हम लोग मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, इसीलिए टेम्परेचर मेजरेबल क्वांटिटी हो गया। स्पीड, सपोज द स्पीड ऑफ द कार इज 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी कार की स्पीड को हम लोग माप सकते हैं, इसलिए स्पीड भी मेजरेबल क्वांटिटी हो गया। वॉल्यूम, हम लोग गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं, पेट्रोल को भी मेजर कर सकते हैं, उसको भी माप सकते हैं, इसलिए वॉल्यूम एक मेजरेबल क्वांटिटी हो गया। नेक्स्ट, फोर्स। जब हम किसी चीज़ में फोर्स अप्लाई करते हैं, जब ताकत लगाते हैं, तो उस फोर्स को भी हम लोग माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, इसलिए फोर्स भी एक मेजरेबल क्वांटिटी है। अब नॉन मेजरेबल क्वांटिटी की बात करते हैं। अब यदि हमें ऐसा पूछा जाए कि इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, यहाँ की आबादी कितनी है, तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ की आबादी 130 करोड़ है, 130 करोड़ है अप्रोक्सीमेटली। तो इंडिया की आबादी 130 करोड़ है, इसको हम लोग माप नहीं सकते, इसको काउंटिंग कर सकते हैं। चूँकि इसका मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है, इसके काउंटिंग कर सकते हैं, इसीलिए पॉपुलेशन को हम लोग नॉन मेजरेबल क्वांटिटी बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। दैट इज मेजरेबल क्वांटिटी को हम लोग माप सकते हैं और नॉन मेजरेबल क्वांटिटी को नहीं माप सकते हैं। अब यह जो मेजरेबल क्वांटिटी है, यह भी 2 प्रकार का होता है। एक ऐसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, दैट इज फर्स्ट टाइप ऑफ मेजरेबल क्वांटिटी इज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। और सेकेंड टाइप ऑफ क्वांटिटी जिसको कि मैग्नीट्यूड होता है और इसके साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, दैट इज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो मैंने यहाँ क्या देखा, 2 प्रकार के क्वांटिटी हैं, एक जिसको कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा कि मैग्नीट्यूड भी होता है और इसके साथ साथ डायरेक्शन भी होता है।
अब जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। और जिसको कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होता है, जिसको मैग्नीट्यूड भी हो और इसके साथ साथ डायरेक्शन भी हो, दोनों हो, तो उसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं। सच क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर। तो एक को स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसको वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है। अब स्केलर का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे टेम्परेचर ऑफ बॉडी, यदि हम किसी बॉडी या किसी चीज़ का टेम्परेचर मापते हैं तो टेम्परेचर में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसीलिए टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। नेक्स्ट, सपोज स्पीड, स्पीड को भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है। यदि मैं ये बोलूँ कि ये गाड़ी की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, तो 40 किलोमीटर पर आवर कहने का ये मतलब हुआ कि वो किसी भी डायरेक्शन में जाए तो उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर ही है। देयरफॉर द स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट, वॉल्यूम। जब वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम भी एक स्केलर क्वांटिटी है। वॉल्यूम दैट इज, जैसे गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है तो पेट्रोल 10 लीटर पेट्रोल मैंने उसमें डलवाया, तो जो 10 लीटर क्वांटिटी है इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। चूँकि इसमें डायरेक्शन नहीं इसलिए इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो टेम्परेचर, स्पीड, वॉल्यूम एटसेट्रा, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटी। अब वेक्टर में देखते हैं क्या क्या हो सकता है। फोर्स। अब एक चीज़ ध्यान रखें, जब भी आप फोर्स अप्लाई करते हैं, दीवार में आप धक्का देते हैं, दीवार में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जब भी आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स हमेशा ही एक निश्चित डायरेक्शन में लगेगा। आप जब दीवार में जब धक्का आप दे रहे हैं तो जब धक्का देंगे, पुश करेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, उसमें एक डायरेक्शन भी काम करेगा। देयरफॉर फोर्स इज द एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी, जब हम किसी निश्चित डायरेक्शन में जाते हैं तो उसको वेलोसिटी बोला जाता है। स्पीड और वेलोसिटी दोनों में डिफरेंस है। स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होता है, जब स्पीड में किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, लेकिन जब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम लोग चलेंगे तो उसको वेलोसिटी बोला जाता है। जैसे मैंने बोला कि मोहन 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में गया, या मोहन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दिल्ली से बॉम्बे गया। तो यहाँ पर क्या एक डायरेक्शन है, जहाँ पर डायरेक्शन दिया रहेगा उसको उसको वेक्टर बोलेंगे। दैट इज, वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और इसके साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। दैट इज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर, स्केलर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसको डायरेक्शन नहीं होता है। चूँकि सिर्फ इसे मैग्नीट्यूड होता है इसीलिए इसको रियल नंबर से इंडिकेट करते हैं, रियल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज वी कैन राइट स्केलर इज रिप्रेजेंटेड, या फिर इसको इंडिकेटेड भी बोल सकते हैं, इंडिकेटेड बाय अ रियल नंबर। स्केलर को हम लोग रियल नंबर से इंडिकेट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मान लेते हैं
एक लाइन है, एक लाइन सेगमेंट है, लाइन का पार्ट ए बी है। यहाँ एक लाइन का पार्ट ए बी है और यहाँ मैंने एक एरो लगा दिया, डायरेक्शन लगा दिया है। तो यहाँ क्या बोल सकते हैं, यहाँ हम बोल सकते हैं कि यहाँ जो ए बी है, ए बी के पास एक मैग्नीट्यूड है, ए बी के पास मैग्नीट्यूड है और इसके साथ साथ इसको डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन कैसे है, बिकॉज यहाँ जो एरो जो दिया हुआ है वो ए से बी की ओर दिया हुआ है, या हो सकता है बी से ए की ओर भी दिया जा सकता था, लेकिन यहाँ ए से बी की ओर इसका डायरेक्शन है। इन अबव फिगर ए बी हैज मैग्नीट्यूड। ए बी को मैग्नीट्यूड कैसे है, जैसे मैं इसको ये बोलता हूँ कि ए बी इक्वल टू 5 cm। ए बी यदि 5 cm है तो इसका मैग्नीट्यूड 5 हो गया। और यह डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन क्या है, ए से बी की ओर है, तो इसको डायरेक्शन भी है, इट हैज ऑल्सो द डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ए से बी की ओर इसे डायरेक्शन भी है। तो यहाँ क्या देखते हैं, इसको मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, इसलिए इसको वेक्टर बोलते हैं। इसका सिंबल होता है, यह ए बी लिख दिया, इसके ऊपर एरो बना दिया, इसका सिंबल हो गया ए बी के ऊपर मैंने एरो बना दिया, तो इसको बोलेंगे दिस इज अ वेक्टर। तो यहाँ ए बी के ऊपर एरो, इसका ये मतलब हो गया कि इसको एक मैग्नीट्यूड भी है और मैग्नीट्यूड क्या ए बी है, और इसको डायरेक्शन भी है, और डायरेक्शन किस तरफ से किस तरफ है, डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो वेक्टर बी सी भी लिख सकते हैं, वेक्टर सी ए, वेक्टर सी डी एक्सेट्रा। इस तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर से भी इंडिकेट कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एक्सेट्रा। आप चाहें तो ए बी भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए बी भी, वेक्टर बी सी भी, या यहाँ पर स्मॉल लेटर मैंने ए लिख दिया, इसके ऊपर एक एरो बना दिया, और इसको हम लोग रीड करते हैं, इट इज रेड एज वेक्टर ए। इसको हम लोग रीड करते हैं वेक्टर ए, इसको रीड करेंगे वेक्टर बी। इस तरह से वेक्टर को हम लोग सिंबॉलिकली लिखते हैं और रीड करते हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या है, सपोज मैंने एक वेक्टर यहाँ पर ले लिया ए बी है, ए बी को मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो किसी भी वेक्टर को हम लोग राइट हैंड साइड में शिफ्ट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर वेक्टर ए बी है, इसको मैंने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, ए डैश बी डैश। इसको राइट में शिफ्ट कर सकते हैं, यदि अपनी इच्छा हो तो इसको लेफ्ट में भी शिफ्ट कर सकते हैं। हाँ, बस ध्यान ये देना है कि इसका डायरेक्शन नहीं चेंज होना चाहिए। यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर ए बी। मैग्नीट्यूड वही होना चाहिए, डायरेक्शन भी वही रहना चाहिए। इसको लेफ्ट भी शिफ्ट कर सकते हैं, राइट भी शिफ्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसको अपवार्ड भी शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे वेक्टर यहाँ ए बी है, इसको यहाँ भी लेकर के जा सकते हैं। इससे भी इस वेक्टर के वैल्यू हमेशा अनअफेक्टेड रहता है। ऊपर लेके जा सकते हैं, वेक्टर को नीचे भी लेके जा सकते हैं। तो इसके प्रॉपर्टीज़ क्या हो गया, वेक्टर को लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं, राइट शिफ्ट कर सकते हैं, अपवार्ड शिफ्ट कर सकते हैं, एंड डाउनवार्ड शिफ्ट किया जा सकता है। हाँ, बस ये ध्यान रखना है कि ना तो इसका डायरेक्शन चेंज होना चाहिए,
ना ही इसका मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, इट कैन बी शिफ्टेड, it can be shifted right side, it can be shifted left side, it can be shifted upward, ऊपर भी लेके जा सकते हैं और इसको नीचे भी लेके जा सकते हैं। इट कैन बी शिफ्टेड डाउनवर्ड। और सभी में कंडीशन क्या है? इन चारों में कंडीशन ये है कि इसका ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए और ना ही डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। सभी के साथ कंडीशन क्या क्या है? neither direction nor magnitude should be changed। पोजीशन वेक्टर, अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है? मान लेते हैं कि स्पेस में कोई एक पॉइंट है, स्पेस में एक पॉइंट P है, ये ओरिजिन है। लेट P बी एनी पॉइंट इन द स्पेस, P पॉइंट है और O बी द ओरिजिन, O बी द ओरिजिन। जब O को P से ज्वाइन करते हैं, O को P से मिलाते हैं, जब O को P से मिला दिया तो यहाँ पर क्या है? एक डायरेक्शन मिल गया हमें। डायरेक्शन किधर से किधर है? डायरेक्शन ओरिजिन से लेकर के पॉइंट P की तरफ है। तो यहाँ हमें एक वेक्टर OP मिल गया और यह जो वेक्टर OP है उसी को पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। हियर वेक्टर OP इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर। यहाँ जो वेक्टर OP उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। नॉर्मली इसको हम लोग वेक्टर R से भी डिनोट करते हैं। तो पोजीशन वेक्टर इज ऑल्सो डिनोटेड बाय वेक्टर R। इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय वेक्टर R। अब हम लोग वेक्टर के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि वेक्टर कितने तरह का होता है। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। नंबर फर्स्ट, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है? जीरो वेक्टर को हम लोग जीरो के ऊपर वेक्टर बना देते हैं। जीरो वेक्टर मतलब जीरो लिख दिया और उसके ऊपर एक एरो बना दिया। तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, जीरो वेक्टर वैसे वेक्टर को बोला जाता है जिसका कि मैग्नीट्यूड जीरो हो, हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो, हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो। ऐसा वेक्टर जिसका कि मैग्नीट्यूड जीरो हो उसको जीरो वेक्टर बोलेंगे। नंबर एक। नंबर सेकंड, चूँकि जीरो वेक्टर हमेशा एक पॉइंट को इंडिकेट करता है, चूँकि मैग्नीट्यूड इसका जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ? इट विल इंडिकेट ओनली अ सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट को इंडिकेट करेगा। जब पॉइंट को इंडिकेट करेगा तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो जो वेक्टर है उसका जो इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों एक ही होगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक वेक्टर ले लिया ए बी, वेक्टर ए बी में ए को इनिशियल पॉइंट बोलते हैं और बी को टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं।
जब ए और बी दोनों एक ही पॉइंट को इंडिकेट करेगा, ए और बी दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करेगा, तो उसको हम लोग जीरो वेक्टर बोलेंगे। तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट बोथ आर सेम। वेक्टर के केस में जो इनिशियल पॉइंट है और टर्मिनल पॉइंट है, दोनों क्या होता है, एक ही होता है, सेम होता है। नंबर थर्ड, तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं वेक्टर ए। वेक्टर ए भी ये क्या है, इट विल नथिंग बट अ जीरो वेक्टर, बिकॉज पॉइंट ए, इनिशियल पॉइंट इज ए एंड टर्मिनल पॉइंट इज ए। इनिशियल और टर्मिनल दोनों एक ही पॉइंट हो गया, देयरफॉर वी कैन से वेक्टर ए इज अ जीरो वेक्टर। Similarly, vector BB is also a zero vector. AAB or BB etc. are the example of zero vector. और जीरो वेक्टर के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं, चूँकि जीरो वेक्टर एक पॉइंट को इंडिकेट करता है, तो इसका कोई फिक्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है। जैसे पॉइंट है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी आ सकती है, इधर भी आ सकती है। डायरेक्शन होता ज़रूर है, डायरेक्शन होता तो है, लेकिन फिक्स डायरेक्शन नहीं है। इट मे हैव मेनी डायरेक्शंस। नंबर सेकेंड, यूनिट वेक्टर। ये इम्पोर्टेंट है और यूनिट वेक्टर से रिलेटेड एग्जाम में 1 मार्क का मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यूनिट, जैसा कि इसका नाम से पता लगता है, यूनिट मतलब 1 हो गया, यूनिट का मतलब 1। देखिए, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको यूनिट वेक्टर बोलेंगे। द वेक्टर with magnitude 1 is called यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। सपोज मैंने एक वेक्टर यहाँ ए बी ले लिया, लेट ए बी अ वेक्टर, मैंने ए बी एक वेक्टर ले ली। इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी इक्वल टू 1, इसका मैग्नीट्यूड कितना मैंने एज्यूम कर लिया, 1 एज्यूम कर लिया। यदि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा तो उस केस में ऐसे वेक्टर को यूनिट वेक्टर बोलेंगे, और वेक्टर ए बी एक यूनिट वेक्टर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है। एक से और यहाँ ध्यान दें आप, मैंने यहाँ पर एक वेक्टर ए बी ले लिया, हमें एक वेक्टर ए बी दिया हुआ है, और जब बात वेक्टर ए बी की करते हैं तो यहाँ पर इसका डायरेक्शन ए से बी की ओर है, और इसका कुछ न कुछ मैग्नीट्यूड भी है। तो हमें यदि यह फाइंड करना है कि व्हाट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए बी, यहाँ जो वेक्टर ए बी है दैट इज, इसका जो डायरेक्शन ए से बी की ओर दिया हुआ है, ए से बी की तरफ जो है, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर अलोंग ए टू बी, ए से बी की ओर यूनिट वेक्टर क्या होगा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, जो वेक्टर ए बी में इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, ये पूरा वेक्टर ए बी हो गया, ए बी में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और इसमें यह जो वेक्टर ए बी का जो मैग्नीट्यूड है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। मैग्नीट्यूड लिखने के लिए यहाँ पर वेक्टर ए बी लिख दिया और इसका मॉड्यूलस ले लिया। जब मॉड्यूलस ले लेंगे तो इसको बोलते हैं कि इस वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड है। तो इस वेक्टर ए बी में इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं,
तो हमें यहाँ पर वेक्टर यूनिट वेक्टर मिल जाएगा जिसका कि डायरेक्शन ए से बी की ओर होगा। तो यहाँ से हम लोग एक फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, द यूनिट वेक्टर along ए, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। यदि हमें कोई एक वेक्टर ए दिया हुआ है, इस वेक्टर ए के डायरेक्शन में जो है यूनिट वेक्टर क्या होगा, इट इज गिवन बाय वेक्टर ए, इसमें डिवाइड कर देंगे इसके मैग्नीट्यूड से, और इसको हम लोग ए कैप से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर ए लिख दिया और इसके ऊपर यहाँ कैप लगा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, इसको हम लोग रीड करेंगे, दिस इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। नेक्स्ट, को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, जैसा कि इसके नाम से पता लगता है, को मतलब एक साथ, इनिशियल का मतलब जहाँ से इनिशिएट होता है। जब दो या दो से ज़्यादा वेक्टर एक ही पॉइंट से निकलता है, वो एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होता है, तो वैसे वेक्टर्स को इनिशियल वेक्टर बोला जाता है। जैसे यह एक वेक्टर मैंने ए ले लिया, दूसरा वेक्टर बी ले लिया, तीसरा वेक्टर सी ले लिया, चौथा वेक्टर डी ले लिया। यहाँ मैंने बहुत सारा वेक्टर लिया और सभी वेक्टर जो है एक ही पॉइंट से एमर्ज हो रहा है, एक ही पॉइंट से बाहर निकल रहा है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग को इनिशियल वेक्टर्स बोलते हैं। डेफिनेशन लिख देता हूँ, व्हेन टू और मोर देन टू वेक्टर्स originate from the same point, are called co-initial vectors। वैसे वेक्टर्स को हम लोग को-इनिशियल वेक्टर्स बोलते हैं। ये सब डेफिनेशन जो है आपको आगे काम आएगा, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा वहाँ इसका यूज आएगा। अब कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर, को मतलब एक साथ, लीनियर मतलब लाइन। जब दो या दो से अधिक वेक्टर किसी एक लाइन के पैरेलल हो तो उसको कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। जैसे मैंने एक वेक्टर यहाँ पर ले लिया ए, एक वेक्टर ए ले लिया, दूसरा वेक्टर मैंने बी ले लिया, और एक लाइन यहाँ पर एल है। यहाँ क्या देखते हैं कि दो वेक्टर ए और बी है जो कि सेम लाइन एल के पैरेलल है। जब दो या दो से अधिक वेक्टर एक ही लाइन के पैरेलल होता है तो वैसे वेक्टर्स को हम लोग कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। कोलिनियर मतलब एक साथ। अब मैंने यहाँ लिखा कोलिनियर लिखा है, कोलिनियर मतलब मैंने बताया कि एक ही साथ होगा, एक ही लाइन में होगा। तो एक लाइन में कैसे होगा, यहाँ तो मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों को दोनों पैरेलल है, लेकिन मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया था वेक्टर की, किसी भी वेक्टर को ऊपर नीचे हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी वेक्टर को ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, तो वेक्टर बी को मैं ऊपर शिफ्ट कर दिया सपोज, दोनों एक ही लाइन में आ जाएगा, या वेक्टर ए को बी के ऊपर ले आया तब भी एक ही लाइन में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि कोलिनियर वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, डायरेक्शन भी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, व्हेन टू और more than two vectors
when two or more than two vectors are parallel to the same line. When two or more than two vectors are parallel to the same line, irrespective of its direction and magnitude, are called collinear vectors. तो मैंने क्या लिखा, जब भी कोई दो या दो से अधिक वेक्टर हो जो कि एक ही लाइन के पैरेलल हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, उन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या उससे कोई मतलब नहीं है, उसका डायरेक्शन क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, तो वैसे वेक्टर्स को हम लोग कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं. नेक्स्ट, इक्वल वेक्टर्स. इक्वल वेक्टर्स किसको बोलेंगे? यदि कोई भी दो वेक्टर्स जिसका कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल हो. जैसे यहाँ पर एक वेक्टर यहाँ ए ले लिया मैं, दूसरा वेक्टर बी ले लिया, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो दोनों वेक्टर्स को हम लोग इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे. इफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन both, if the magnitude and direction of two vectors are same, then both vectors are called equal vectors. ऐसा नहीं कि सिर्फ मैग्नीट्यूड भी सेम हो, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और इसके साथ साथ दोनों का डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तो ही बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स है. यदि नहीं है तो इक्वल वेक्टर नहीं होगा. नेक्स्ट, निगेटिव ऑफ वेक्टर्स. यदि कोई वेक्टर दिया हुआ है तो इसके निगेटिव का मतलब क्या होगा, उस वेक्टर्स का निगेटिव क्या होगा. मान लेते हैं कि ए बी एक वेक्टर है, लेट ए बी बी अ वेक्टर. मैंने एक वेक्टर ले लिया, ए बी ले लिया यहाँ पर ए बी, तो निगेटिव का मतलब ये हुआ कि उसका मैग्नीट्यूड तो वही होना चाहिए, मैग्नीट्यूड वही रहेगा लेकिन डायरेक्शन उसका अलग हो जाएगा. लेट ए बी बी अ वेक्टर, then vector BA is called negative of vector AB. AB को मैंने एक वेक्टर दे लिया, तो BA जो होगा, BA वेक्टर BA वेक्टर AB का निगेटिव होगा. दैट वी कैन राइट वेक्टर AB इक्वल टू माइनस वेक्टर BA, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है. तो ए बी को जब मैंने बी ए कर दिया तो यहाँ आगे नेगेटिव साइन लगा दिया, तो वेक्टर ए बी इक्वल टू माइनस बी ए होगा. इस तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स या फिर वेक्टर जितने तरह का था पूरा डिस्कस हो गया है. अब हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं. अब हम लोग एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करेंगे. एक्सरसाइज 10.1 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन वेक्टर को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है. तो क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं. इसमें क्वेश्चन फर्स्ट में दिया हुआ है रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ. मैं पहले बोल रहा हूँ कि एग्जाम में से इस एक्सरसाइज में से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा.
इसमें इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज 10.2 और 10.3, लेकिन फिर भी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। रिप्रेजेंट ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहली चीज़ हमें ये पता होना चाहिए कि मैप में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहाँ पर होता है। हमें ये पता है कि ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे साउथ, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट। अब 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोला गया है। सबसे पहले नॉर्थ को देखना है, नॉर्थ कहाँ है, नॉर्थ ऊपर की साइड होता है। अब ईस्ट देखना है, ईस्ट किस साइड है, नॉर्थ के राइट हैंड साइड में। अब एंगल कितने का बनना चाहिए, 30 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो हम लोग नॉर्थ से ईस्ट की ओर जाएंगे, नॉर्थ से ईस्ट की ओर इस तरह से जाएंगे। अब कितना डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ 30 डिग्री का एंगल बनेगा। 30 डिग्री का एंगल बना दिया। अब नॉर्थ से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए ईस्ट की ओर जाना है। यहाँ से हम लोग यहाँ पर इस तरह से जा रहे हैं। अब कितना जाना है, अप टू 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर तक जाना है। मान लेते हैं कि यहाँ जो है ये पॉइंट ए है और वो ए 40 किलोमीटर है। लेट ओ ए इक्वल टू 40 किलोमीटर। तो इसी को वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो यह तो वेक्टर ही होगा। क्यों वेक्टर होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वैसे भी यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि हम लोग किधर जा रहे हैं। 40 किलोमीटर तो जा रहे हैं, लेकिन 40 किलोमीटर के साथ साथ हमें एक डायरेक्शन भी दिया हुआ है। डायरेक्शन क्या दिया हुआ है, हम नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं, नॉर्थ से ईस्ट की ओर जा रहे हैं विथ द एंगल ऑफ 30 डिग्री। इसलिए अपने को डायरेक्शन दिया हुआ है। देन इन द वेक्टर फॉर्म वी कैन राइट वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ ए। हम लोग इसको क्या इंडिकेट करेंगे, वेक्टर ओ ए लिखेंगे। नाउ लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर एंड वेक्टर। नीचे हमें कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, इसमें हमें ये पता करना है कि इसमें कौन स्केलर है और कौन वेक्टर है। और हमें पता है कि जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको स्केलर बोलते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसको वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर 10 kg है। 10 kg ये क्या होगा, ये स्केलर होगा क्योंकि ये क्वांटिटी 10 kg। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, देयरफॉर दिस इज द स्केलर। सेकेंड है 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट। अब 2 मीटर जाना तो है, लेकिन कहाँ जाना है, नॉर्थ वेस्ट में जाना है। 2 मीटर यहाँ मैग्नीट्यूड हो गया और नॉर्थ वेस्ट यहाँ डायरेक्शन हो गया। देयरफॉर दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। थर्ड में दिया हुआ है 40 डिग्री। ये 40 डिग्री स्केलर होगा या वेक्टर होगा, 40 डिग्री इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्यों होगा, क्योंकि 40 डिग्री दिया तो है, ये मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, लेकिन 40 डिग्री किधर जाना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट। हमें यहाँ कोई भी डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, इसको डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, देयरफॉर दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। नंबर 4 40 वाट। वाट जो पावर होता है, पावर दैट इज शक्ति, पावर का यूनिट वाट होता है। जो पावर होता है इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। सिंस इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड देयरफॉर दिस इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। दिस इज ऑल्सो स्केलर। नंबर 5 10 टू द पावर 19 कूलम्ब। कूलम्ब चार्ज का यूनिट है, और जो चार्ज होता है, चार्ज को भी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। हालांकि देखिए ये सब जो कूलम्ब वाट ये सब फिजिक्स की चीज़ें हैं, फिजिक्स में आप काफ़ी डिटेल में पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे, तो
जब करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, मैग्नेटिज्म चैप्टर ये सब पढ़िएगा तो वहाँ काफ़ी डिटेल में इसके बारे में दिया हुआ है। बस फिलहाल इतना जान जाइए कि जो कुलम्ब चार्ज का यूनिट है और कुलम्ब एक स्केलर क्वांटिटी है। नंबर 6, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये एसिलरेशन है, इसको त्वरण भी बोलते हैं, एसिलरेशन। और एसिलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसको मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन होता है, दोनों ही होता है। देयरफॉर दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये क्यों वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये फिजिक्स की चीज़ें हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है अपने को। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। टाइम पीरियड को सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, देयरफॉर दिस इज स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस को भी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, देयरफॉर दिस इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ ए बी है, मैंने ए बी यहाँ लिखा, इसमें डायरेक्शन कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, देयरफॉर दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स वेक्टर क्यों होगा, क्योंकि जब भी फोर्स अप्लाई करते हैं हमेशा किसी न किसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है, देयरफॉर दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों में यही डिफरेंस है कि स्पीड को कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। जब किसी फिक्स डायरेक्शन में हम लोग जाते हैं तो उसको वेलोसिटी बोला जाता है, देयरफॉर वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वर्क डन मतलब हम लोग जो भी काम करते हैं, वर्क, उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, देयरफॉर दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। नाउ लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है इन फिगर 10.6 ये फिगर है, ये फिगर 10.6 दिया हुआ है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स, हमें आइडेंटिफाई करना है इसमें कौन सा को इनिशियल वेक्टर है, कौन इक्वल वेक्टर है। नंबर 3, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। नंबर 1 करते हैं, फर्स्ट में को इनिशियल का मतलब क्या हुआ, जब दो या दो से अधिक वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट एक ही हो, जो एक ही पॉइंट से एमर्ज होता है उसको को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि को इनिशियल वेक्टर कौन कौन है। यहाँ एक वेक्टर ए देखते हैं, ये वेक्टर ए हो गया और वेक्टर डी। जब वेक्टर ए और डी दोनों वेक्टर को देखते हैं तो देखने से ये पता लगता है कि दोनों एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है, दोनों एक ही पॉइंट से बाहर निकल रहा है, देयरफॉर वेक्टर ए एंड डी आर को इनिशियल वेक्टर। देन वी कैन राइट वेक्टर ए एंड डी आर को इनिशियल वेक्टर्स। नंबर 2 में है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर के लिए मैंने बताया था कि जब भी कोई दो वेक्टर जिसका कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस दोनों आपस में इक्वल हो तो वैसे वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर बोलते हैं। अब यहाँ ये 4 वेक्टर दिया हुआ है, इसमें देखते हैं कि इन चारों में किसका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। पहले हम लोग वेक्टर ए और सी के बारे में देखते हैं। ए और सी दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, चूँकि स्क्वायर है, ये स्क्वायर की साइड से डेफिनेटली अपोजिट साइड्स आर इक्वल है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन इक्वल है क्या, डायरेक्शन इक्वल नहीं है। क्यों, क्योंकि ए की डायरेक्शन लेफ्ट से राइट की ओर मूव कर रहा है, लेकिन वेक्टर सी का जो डायरेक्शन है ये राइट से लेफ्ट की ओर मूव कर रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, देयरफॉर ए एंड सी आर नॉट इक्वल वेक्टर्स। बी और डी इक्वल है क्या, बिल्कुल बी और डी इक्वल है। क्यों, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। देन वी कैन राइट वेक्टर बी एंड डी आर इक्वल वेक्टर्स। नंबर 3, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर का मतलब क्या होगा, जो कोलिनियर हो दैट इज जो पैरेलल हो लेकिन इक्वल नहीं हो, पैरेलल तो हो लेकिन इक्वल नहीं हो।
जब ए और सी के बारे में विचार करते हैं तो ए और सी दोनों क्या है, दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल है। और हमें पता है कि जो भी पैरेलल वेक्टर्स होता है वो कोलिनियर होता ही है, बट नॉट इक्वल, मतलब इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि वेक्टर ए और सी दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ए और सी दोनों क्या है, कोलिनियर वेक्टर है बट नॉट इक्वल, दोनों इक्वल नहीं है। जब बी और डी की बात करते हैं तो बी और डी में दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों कोलिनियर है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो कोलिनियर भी और वेक्टर भी है। लेकिन हमें किसके बारे में पूछा गया है, कोलिनियर तो हो लेकिन इक्वल नहीं हो। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, वेक्टर ए और वेक्टर सी। वेक्टर ए एंड सी आर कोलिनियर बट नॉट इक्वल। Now question 5, आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स के बारे में बताना है। वेक्टर ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर, क्या ए और माइनस ए कोलिनियर है? बिल्कुल ए और माइनस ए कोलिनियर है, क्योंकि मैंने बताया था कि यदि कोई भी दो वेक्टर जो कि पैरेलल हो, जो भी पैरेलल होगा वो कोलिनियर होता है। उसका डायरेक्शन अपोजिट हो चाहे सेम हो, उससे कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है, मैग्नीट्यूड से भी कोई मतलब नहीं है, वो दोनों पैरेलल होना चाहिए। तो यहाँ जो वेक्टर ए और माइनस ए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, देयरफॉर दिस इज ट्रू। सेकंड में टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये बोला गया है कि कोई भी दो कोलिनियर वेक्टर्स हो वो हमेशा क्या होगा, मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, ऑलवेज। दो कोलिनियर वेक्टर क्या हमेशा ही मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा? कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरी है? मान लेते हैं एक कोलिनियर वेक्टर ये है, दो कोलिनियर वेक्टर मैंने ये और ये ले लिया, ये दोनों क्या है, कोलिनियर है। क्यों है? बिकॉज बोथ आर पैरेलल। जो पैरेलल वेक्टर्स होता है उसी को तो कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। ये दोनों कोलिनियर वेक्टर्स है लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल नहीं है। टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये फॉल्स हो गया। नंबर थर्ड, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, कोई भी दो वेक्टर्स जिसका कि मैग्नीट्यूड इक्वल हो हमेशा कोलिनियर होगा। ट्रू है या फॉल्स है? ये फॉल्स होगा ये भी। क्यों फॉल्स होगा? टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, जैसे मान लेते हैं एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, दोनों का क्या देखते हैं, मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या अलग अलग है, लेकिन दोनों पैरेलल नहीं है, इसीलिए ये दोनों कोलिनियर नहीं होगा, देयरफॉर दिस इज फॉल्स। नंबर फोर्थ, टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, फोर्थ में कोई भी दो कोलिनियर वेक्टर हो जिसका कि मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। फोर्थ में दिया हुआ है टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, कोई भी दो कोलिनियर वेक्टर हो जिसका कि मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो, क्या वो इक्वल होगा? ये भी फॉल्स है। क्यों फॉल्स होगा? दो कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर का मतलब क्या हुआ, जो पैरेलल हो, जैसे एक वेक्टर ये ले लिया, एक वेक्टर ये ले लिया, मैं ऐसा भी हो सकता है, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये भी हो सकता है। अब दो कोलिनियर वेक्टर इसका कि मैग्नीट्यूड इक्वल हो, अब यहाँ क्या देखते हैं, इन दोनों में जो ये वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम है क्या? नहीं है। ये दोनों कोलिनियर भी है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं, डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए क्या होगा, ये दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है, ये दोनों वेक्टर आपस में इक्वल नहीं है, देयरफॉर दिस इज फॉल्स। इस तरह से ये एक्सरसाइज अपना कंप्लीट हो गया। आज के लिए बस इतना ही। इस एक्सरसाइज में से एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछा जाता है,
लेकिन इसमें जो लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, बस इसको आप कर लीजिएगा, हालांकि ये भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करेंगे।